पेट्रोल पंप पे ये भीड़ देख रहे हैं आप। लोग काम धाम छोड़कर घंटों लाइन में लगे हैं कि पेट्रोल भरवा लें, नहीं तो खत्म हो जाएगा। और सरकार चीख चीख के कह रही है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और लोग पीपे ड्रम लेकर तेल भरवाने पहुंच रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हमने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, भारत के टैंकर बिना रोक टोक के जा सकते हैं। और इधर भारत में यह अफवाह फैल रही है कि तेल तो खत्म होने ही वाला है। सच क्या है? क्या वाकई तेल खत्म होने वाला है? सब लोग चले पेट्रोल पंप की लाइन में लग जाएं, या थोड़ा ठहर कर ये समझें कि असल में स्थिति क्या है? और स्थिति ठीक है तो कुछ पेट्रोल पंप बंद क्यों दिख रहे हैं? अब सरकार क्या कर रही है, क्या कह रही है और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, आज इस पर ही बात करेंगे। बात केरल चुनाव की भी करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग का AI वीडियो शेयर करने पे FIR लिखी गई है। और बात बंगाल चुनाव की भी करेंगे, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर अब क्या खबर आई है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Candid, Rajnigandha and Goldi Masale. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पेट्रोल डीजल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक बाइंग की तो बिल्कुल भी नहीं, यह कहना है देश की सरकार का। परसों गुजरात से तस्वीरें आई कि पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई हैं, फिर बात यूपी तक चली गई, इसी तरह की तस्वीरें और खबरें आई। आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों से भी लोगों ने पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने की तस्वीरें मीडिया में फैलवा दी। अब कुछ जगहों पर तो लोग पीपे तक लेके ड्रम लेकर पहुंच गए कि पेट्रोल भरवा कर ही रख लेंगे। यूपी के बस्ती में तो एक आदमी सिर पर पानी वाली टंकी रखकर पेट्रोल लेने पहुंच गया। मैं देखकर हैरान था, इसे अगर पेट्रोल मिल जाता तो ये ले कैसे जाता। लेकिन केंद्र सरकार ने यह साफ कह दिया है कि इस जाल में फंसना नहीं है। देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या LPG की कोई कमी नहीं है, यह सरकार कह रही है। सरकार यह भी कह रही है कि जानबूझकर लोगों को डराया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अपने बयान में जो कहा है, हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। देश में 1 लाख से ज्यादा रिटेल फ्यूल आउटलेट्स खुले हैं, मतलब पेट्रोल पंप हैं, और ये सभी बिना किसी रुकावट के तेल उपलब्ध करा रहे हैं। किसी भी पेट्रोल पंप से सप्लाई रोकने के लिए नहीं कहा गया है। पूरी दुनिया तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, राशनिंग, ऑड इवन सिस्टम और फ्यूल स्टेशनों को बंद करने जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। कुछ देशों ने तो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। भारत को ऐसे किसी भी कदम की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। दूसरे देश राशनिंग कर रहे हैं, वहीं भारत में सप्लाई की कोई कमी नहीं है। कुछ चुनिंदा पंपों पर घबराहट में खरीदारी के इक्का दुक्का मामले सामने आए हैं। वे सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाई गई गलत जानकारी की वजह से हुए थे। ऐसे पंपों पर मांग में अचानक बढ़ोतरी के बावजूद सभी ग्राहकों को फ्यूल दिया गया और तेल कंपनियों के डिपो ने सप्लाई बढ़ाने के लिए पूरी रात काम किया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों को दिए जाने वाले क्रेडिट की सीमा को भी 1 दिन से बढ़ाकर 3 दिन से ज्यादा का कर दिया है, ताकि यह पक्का हो सके कि पंप मालिकों की वर्किंग कैपिटल से जुड़ी दिक्कतों की वजह से किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कमी न हो। वैसे ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं। PM ने लगातार 2 दिन संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती है। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं।
खुद प्रधानमंत्री के बोलने और सरकार के लगातार बयान जारी करने के बावजूद लोग पेट्रोल पंप पे लाइनें क्यों लगा रहे हैं और पैनिक बाइंग की खबरें क्यों आ रही हैं। हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी कि लोग पेट्रोल डीजल के लिए बाल्टी ड्रम लेकर पेट्रोल पंप पे पहुंच गए और कुछ लोगों ने ऑन कैमरा यह दावा किया कि उन्हें तेल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल की कमी हो गई, सारे पेट्रोल टंकी में पेट्रोल खत्म, कम से कम 10 पेट्रोल टंकी हो के आए खत्म, कहीं नहीं मिल रहा है। हर जगह कहीं पेट्रोल ही नहीं है, पेट्रोल जहाँ है वहाँ लाइन है और देखिए कब तक चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसके पास जितनी गाड़ियां होंगी जिस हिसाब से लोग चलते हैं। अब मेरे पास स्कूटी है तो मैं अपने स्कूटी का टैंकर ही फुल कर सकती हूँ ना। अगर मैं फुल भी कराऊंगी तो मैं कितने दिन चलूंगी, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तो खाली हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई अलग से कोई हम लोग स्टोर तो कर नहीं सकते हैं, पेट्रोल है भाई, पानी तो है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कोई स्टोर कर रहा है, भीड़ बढ़ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा टंकी लोग पैनिक हो भी गए हैं, इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से सूचना मिली थी कि सारी व्यवस्था सकुशल और अच्छी है, और अभी मैं गैस की एजेंसी में भी लाइन लगाया हुआ था और ये पिछले 15-20 दिन से हमें दौड़ा भी रहा है एजेंसी वाला, और आज तक टंकी मिल नहीं पाई। इतना बड़ा पावन पर्व रामनवमी का चल रहा है और आज हमारे घर की टंकी ख़त्म भी हो गई। और पेट्रोल पंप पे क्या आप कितना पेट्रोल ले रहे हैं आप? ऐसे तो 1 लीटर भरवाते थे, अभी 4 लीटर भरवाना पड़ा कि कहीं ऐसा न हो कि कल के दिन मेरी फ्यूल भी ख़त्म हो जाए तो हमको फिर उसका भी सामना करना पड़ जाए। बिल्कुल ऐसे हालात हैं सर। अलीगंज से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे नहीं था, मैंने सोचा कि लालबाग जा रहा हूँ वहाँ पे डलवा लूंगा, तो यहाँ पे भी नहीं है। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। पर इस बीच एक अच्छी खबर आ चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट का हल्ला अब शांत होता दिखाई दे रहा है। सबके लिए नहीं है, 5 देशों के लिए यह हल्ला शांत हुआ है और हमारे लिए भी। कौन कौन से हैं वो 5 देश? चीन, रशिया, इराक, पाकिस्तान और इंडिया। ऐसा ईरान ने खुद कहा है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट मित्र देशों के लिए खुला रहेगा, भले ही पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ ही क्यों न रहा हो। और इन मित्र देशों में चीन, रशिया, भारत, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं। मतलब ये कि इन देशों के जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरानी टीवी से बात करते हुए कहा कि कई देशों और जहाज के मालिकों ने उनसे संपर्क किया और अपने जहाज़ों को सुरक्षित आने जाने के लिए गुहार लगाई। जिन देशों को ईरान मित्र मानता है उनके लिए उसकी सेना सुरक्षित रास्ता यानी सेफ पैसेज दे रही है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि ये व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी, यहाँ तक कि युद्ध खत्म होने के बाद भी। ईरान ने यह कहा कि जो देश इस समय चल रहे युद्ध में शामिल हैं उनके जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री के इस बयान का सार यह है कि भारत के शिप्स, भारत के तेल और गैस के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना रोक टोक गुजर सकते हैं। एक खबर और है, 8 साल पहले 2018 में इन्हीं ट्रंप की वजह से, तब उनका पहला कार्यकाल चल रहा था, इनकी वजह से भारत ने ईरान से तेल खरीदना, गैस खरीदना बंद कर दिया था, क्योंकि सैंक्शन लगे थे ईरान पर अमेरिका द्वारा। भारत ने भी ईरान से तेल गैस खरीदना बंद कर दिया था, क्योंकि अमेरिका से हमारे ट्रेड बैन हो सकते थे सैंक्शंस का उल्लंघन करने पर, जबकि हमको वो सस्ता पड़ता था। लेकिन इस युद्ध ने हमारे लिए ये रास्ता भी अब खोल दिया है। हालिया युद्ध ने तेल की किल्लत से दुनिया भर में घिरे अमेरिका ने कहा है कि ज़रूरी हुआ तो कुछ देश ईरान से भी तेल खरीद सकते हैं। भारत ने मौका लपक लिया है। परसों 24 मार्च की रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस ने ईरान से 50 लाख बैरल तेल खरीदा है। और खबर यह भी है कि हम सिर्फ तेल नहीं, गैस भी खरीद रहे हैं ईरान से। एलपीजी का टैंकर सी बर्ड ईरान से मैंगलोर पहुंच रहा है और इस शो के पब्लिश होने तक हो सकता है कि टैंकर पहुंच भी जाए। रूस के साथ भी हमने कुछ ऐसा ही देखा है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कई महीने से इस बात के पीछे पड़े हुए थे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। उन्होंने हम पर टैरिफ, पेनाल्टीज, अलाना फलाना सब कुछ लगा दिया और 25% पेनाल्टी सिर्फ इस बात की लगाई कि हम रूस से तेल काहे खरीद रहे हैं। पिछले महीने फरवरी में ट्रंप ने यह पेनाल्टी हटाई और टोटल 50% की जगह 18% का टैरिफ हम पर तय कर दिया। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कह दिया कि भारत ये मान गया है, भारत हमारा कहना मान गया है कि वो रूस से अब तेल
तेल नहीं खरीदेगा, पर असल में ऐसा हुआ नहीं। यह सच है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम किया, लेकिन बंद नहीं किया। सरकार ने भी इस बात को साफ किया है कि हमने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। युद्ध के बीच अचानक से एक दिन ट्रंप की सरकार ने कहा कि हम इस बात की इजाजत देते हैं कि भारत रूस से अब तेल वापस खरीद सके 1 महीने के लिए। वैसे हम तो पहले भी खरीद ही रहे थे, लेकिन जो शिपमेंट समंदर में रुका हुआ था वो भारत आना शुरू हो गया। हम रूस से भी तेल खरीद रहे हैं और इसके लिए फिलहाल अमेरिका हमें कोई सिरदर्द नहीं दे रहा है। तो मोटा मोटी बात यह है कि मौजूदा स्थितियां भारत के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता मिलने से आने वाले दिनों में हालात पहले से ज्यादा सामान्य दिख सकते हैं। पर इतना जरूर है कि ईरान युद्ध से तेल गैस की सप्लाई चेन बाधित हुई और भारत में भी इसका असर दिखाई दिया, और हॉर्मुज के खुलने के बाद कच्चे तेल के भारत पहुंचने और उस तेल के पेट्रोल पंप तक पहुंचने में भी समय लगेगा। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने द लंदन टॉप से बातचीत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदने से लेकर उस जहाज से उतरने और फिर भारत आने और फिर इस क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने, उसमें बिक्री के लिए रखने में, तैयार होने में 27 दिन का समय लगता है। पर सरकार का साफ कहना है कि हमारे पास पर्याप्त गैस तेल भंडार है, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब चर्चा इस बात की भी है कि ईरान ने भारत के लिए रास्ता अपना खोला क्यों, हॉर्मुज स्ट्रेट को। भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई के मौत की निंदा नहीं की थी। भारत ने ईरान पर हमले की कोई भी निंदा नहीं की थी और दोनों पक्षों से शांति की अपील लेकिन जरूर की थी हमने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने के कई दिन बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात की, लेकिन ईरान ने बावजूद इसके हमें अपना मित्र देश बताया है। हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रास्ता भी दिया है उन्होंने। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत के ईरान से अच्छे संबंध रहे हैं, व्यापारिक भी और व्यावहारिक भी। लेकिन 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक भारत ने खुलकर ईरान के पक्ष में कुछ नहीं कहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ईरान और भारत के बीच क्या कोई डील हुई है, या क्या ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में रास्ता देने के बदले भारत से भी कुछ मांग की है, क्योंकि खबरें थीं कि वो टैरिफ मांग रहे थे, टोल टैक्स मांग रहे थे जहाजों से। हम समझते हैं एक्सपर्ट से। तो भारत और ईरान दोनों के बीच सिविलाइजेशनल संबंध रहे ही हैं, दोनों देशों के बीच, दोनों सभ्यताओं के बीच। ये दोनों ही विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, ईरान भी और भारत भी। तो रिश्ते तो ऐतिहासिक रहे हैं और हर सरकार ने प्रयास किया है कि इन रिश्तों को और मजबूत किया जाए। इस समय भी अगर आप देखें तो दुनिया के कई देशों का जो दबाव ईरान पर है, भारत ईरान की जनता के साथ निरंतर खड़ा भी रहा है। और अभी भी या हाल के दिनों में ईरान में दवाइयों की बहुत आवश्यकता थी, तो दवाइयों की खेप तो वैसे भी लगातार जाती रही है, लेकिन अभी हाल के हफ्तों में बड़ी मात्रा में पहली खेप दवाइयों की ईरान पहुंची है। फिर फार्मास्यूटिकल्स हो या फिर टेक्निकल ट्रेड हो, टेक्नोलॉजिकल ट्रेड हो, भारत और ईरान के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो भी लगातार बढ़ते रहे हैं। और कुछ समय पहले तक तो भारत ईंधन भी और ऊर्जा की रिक्वायरमेंट्स भी वहां से पूरी होती थी। फिर कुछ प्रतिबंध लगे, लेकिन जैसे ही प्रतिबंध हटे तो भारत ने फिर ईरान से भी तेल लेना शुरू किया है और LPG भी वहां से आई है। तो ये संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। एक सवाल और है कि ईरान 5 देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत तो दे रहा है, लेकिन क्या बदले में चुंगी भी वसूल रहा है? मतलब भारत के टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरेंगे तो क्या हमको भी टोल चुकाना पड़ेगा, जैसे आपने कुछ देर पहले बताया? इस बात में सच्चाई कितनी है? अब तक की जानकारी के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साफ कहा है, साफ किया है कि भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से निकलने के लिए न तो ईरान से किसी तरह की इजाजत लेनी पड़ती है और न ही कोई पैसा देना है। इंडियन एक्सप्रेस में इस पूरे मामले पर एक खबर छपी है। खबर में लिखा है कि भारत सरकार और ईरान दोनों ने इन दावों को गलत बताया है। सरकार के बड़े अधिकारी ने साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जहाजों के आवाजाही के लिए ईरान को कोई पैसा नहीं देना है, सब कुछ पहले जैसा ही सामान्य चलता रहेगा। पर यह टोल वसूलने वाली अफवाह उड़ी कहां से?
परसों यानी 24 मार्च को ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी। इसमें लिखा, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ कमर्शियल जहाजों पर ट्रांजिट फीस उनसे लेना शुरू किया है। दुनिया के सबसे अहम एनर्जी चैनल पर तेहरान का कंट्रोल बढ़ गया है। ट्रांजिट फीस इसका एक और संकेत है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया? लिखा गया है कि कुछ लोगों का कहना है कि इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए कुछ जहाजों से लगभग $20 लाख तक की रकम मांगी जा रही है। यह कोई आधिकारिक नियम नहीं है, बल्कि अचानक यानी एडहॉक तरीके से लिया जा रहा है। यह रास्ता एक तरह का अनौपचारिक टोल जैसा बर्ताव दिख रहा है। यह ब्लूमबर्ग ने लिखा, उनके हवाले से बाकी मीडिया वालों ने भी खबर छाप दी। अच्छा, $20 लाख होते कितने, पहले ये तो जान लीजिए। इंडियन करेंसी के हिसाब से 18 करोड़ 79 लाख रुपए। मतलब भारत का कोई जहाज हॉर्मुज से गुजरना चाहेगा तो उसे इतना रुपया टोल भरना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ईरान ने इस खबर का खंडन कर दिया। जहाज़ों से पैसे लेने के आरोपों में ईरान ने साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। दिल्ली में ईरान के दूतावास ने कहा कि $2 मिलियन लेने जैसी बातें एकदम बेबुनियाद हैं, इनका कोई आधार नहीं है। इस विषय पर भी ललन टॉप ने एक्सपर्ट से बात की और यह भी जानने की कोशिश की कि अभी तो नहीं है, पर क्या आगे ऐसा हो सकता है। सुनिए। ईरान का दावा यह है, या ईरान से कुछ आवाजें इस तरह की आ रही हैं कुछ नेताओं की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात की जाए तो ईरान वहां की सबसे ताकतवर शक्ति है, वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की है। तो ईरान फैसिलिटेशन के नाम पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक $2 मिलियन के आसपास जो जहाज वहां से गुजरेगा उससे पैसा लेगा। और ईरान का कहना यह है, औपचारिक तौर पर तो वो इसको खारिज कर रहा है, लेकिन कहना यह है कि जब स्वेज कैनाल पर पैसे लिए जाते हैं या और जगहों से फैसिलिटेशन के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन स्वेज कैनाल एक मैन मेड स्ट्रक्चर है तो उसका फैसिलिटेशन चार्ज अलग है। ये एक नेचुरल स्ट्रक्चर है और यूएन के लॉज के मुताबिक, अनक्लोज के मुताबिक सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्री एंड ओपन होनी चाहिए। लेकिन ईरान ये भी कह रहा है, और ये उन्होंने जिन 5 देशों की बात की, भारत उसमें प्रमुख है। भारत को तो ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन क्या ईरान और देशों से पैसा लेगा? और कुछ एनालिस्ट ने यह आर्ग्यू किया है कि ये पेट्रो डॉलर पर एक तरह से कुठाराघात होगा, क्योंकि ये किसी अन्य देश की करेंसी में पैसा लिया जाएगा, यूएस डॉलर्स में नहीं। तो एक तो अमेरिका ये कह रहा है कि वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा इस क्षेत्र में और ईरान की सैन्य शक्ति को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। यानी अब तक ये टोल चुंगी वाली बातों को सिर्फ अफवाह मात्र का दर्जा आप दे सकते हैं, लेकिन ईरान ऐसा कर सकता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। पर यह कह देना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए भारत को भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती, थोड़ा ज्यादा होगा। अब भले न लेनी पड़ रही हो, लेकिन जहाज तो हमारे भी फंसे हुए हैं ना। ईरान युद्ध की सबसे अहम कड़ी भी यही है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, चोक किया हुआ है। दुनिया की तेल गैस की सप्लाई चेन ही तोड़ दी है उसने, और असर भारत पे भी पड़ रहा है। भारत ने कई स्तर पर ईरान से बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से 3 से ज्यादा बार बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान से भी बात की। प्रधानमंत्री ने खुद ही ये बात एक्स पर बताई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने कल की ही एक रिपोर्ट में यह बताया था कि करीब 20 भारतीय जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इनमें लगभग 540 भारतीय भी सवार हैं। सीफेरर्स हैं ये सब, हिंदी में इनको नाविक भी कहते हैं। इन जहाज़ों में एलपीजी, कच्चा तेल, एलएनजी, केमिकल, ये सारी चीज़ें लोड हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि इन 20 जहाज़ों में से कितने भारत के लिए निकल चुके हैं, अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि ईरान के मुताबिक अभी तो हमें छूट मिल गई है, हमारे यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल सकते हैं। इसलिए अब समंदर में कितने जहाज फंसे हैं, कितने निकल रहे हैं और कितने निकल चुके हैं, ये आंकड़े आने में समय लगेगा। बहरहाल बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियां। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को लेकर एक एआई वीडियो एक्स पर शेयर हुआ है, जिसने शेयर किया और जहां शेयर हुआ दोनों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। एफआईआर दर्ज की है केरल पुलिस की साइबर विंग ने। आरोप है कि वीडियो में पीएम मोदी और चुनाव आयोग को गलत तरीके से दिखाया गया है, उनका अपमान किया गया है, दोनों की इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। केरल में महीने भर के भीतर ही विधानसभा का चुनाव है। पुलिस का कहना है कि वीडियो चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता था, लोगों को कंफ्यूज कर सकता था,
गलत संदेश जाता समाज में। जिस वीडियो को लेकर विवाद हुआ उसमें पीएम मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बातचीत कर रहे हैं। 1 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो में चुनाव आयोग के एक लेटर का भी जिक्र है। वहीं 6 साल पुराना लेटर जो पिछले दिनों वायरल हुआ था, इसमें बीजेपी के केरल यूनिट की मुहर लगी हुई थी। उसी लेटर को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। चुनाव आयोग ने लेटर को लेकर सफाई भी अपनी दी थी। कहा था कि ये क्लरिकल एरर था जिसे तुरंत ही ठीक कर लिया गया था। साथ ही जिस अधिकारी से ये गलती हुई थी उसे भी सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन विवाद शायद शांत नहीं हुआ है। अब ये AI वीडियो की शक्ल में आ चुका है। इस शो के लिखे जाने तक वीडियो अभी भी X पर मौजूद है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने X को ये वीडियो हटाने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया है, जिसके बाद कानूनी एक्शन लेना पड़ा। अगली सुर्खी, चुनाव के मुहाने पर खड़े पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम जारी है। 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट आई, जिसमें करीब 60 लाख नाम ऐसे थे जिनका निपटारा होना था। उनमें से 29 लाख नामों का निपटारा करके 23 मार्च को एक नई लिस्ट जारी की गई। टेक्निकल भाषा में इसे सप्लीमेंट्री लिस्ट कहते हैं। लेकिन इस लिस्ट के आते ही बशीरहाट उत्तर इस विधानसभा क्षेत्र से विवाद खड़ा होता दिखा। एक ही बूथ के 340 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि सभी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। इन 340 में एक नाम शफीउल आलम का भी है, जो कि बूथ लेवल अधिकारी यानी खुद BLO हैं। विवाद बशीरहाट ब्लॉक 2 के बेगमपुर बीबीपुर ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 5 से जुड़ा हुआ है। कुल 992 रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें से 340 लोगों को पहले ड्राफ्ट रील में अंडर एडजुडिकेशन यानी विचाराधीन के तौर पे मार्क किया गया था, लेकिन जब पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट आई तो उनके नाम हटा दिए गए थे। नाम हटाए जाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें धर्म के आधार पर टारगेट करके बाहर रखा गया है। आरोप चुनाव अधिकारियों की तरफ से ट्रांसपेरेंसी की कमी के भी लगे हैं। इन 340 लोगों में से एक हैं कजीरुल मंडल। इंडिया टुडे में उनसे बात भी की। कजीरुल का कहना है कि चुनाव आयोग को 11 में से सिर्फ एक वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन कई लोगों ने 3 या 4 डॉक्यूमेंट जमा किए थे, फिर भी उनके नाम हटा दिए गए। वहीं BLO आलम ने यह कहा कि वे कानूनी समाधान के लिए मामले को ट्रिब्यूनल में ले जाएंगे। फिलहाल इस पर चुनाव आयोग का कोई रिएक्शन नहीं आया है। जब रिएक्शन आएगा तो ललन टॉप आप तक वो भी लेकर आएगा। और अब एक बहुत जरूरी सूचना आपके लिए। ललन टॉप आपके लिए लेकर आ गया है एक बेहद दिलचस्प सीरीज जिसका नाम है बिग बंग स्टोरी। इस सीरीज में होंगी बंगाल की वो 8 कहानियां जिन्होंने बंगाल को बंगाल बनाया। चाहे वो नक्सलबाड़ी का आंदोलन हो, चाहे कलकत्ता के दंगे, चाहे बंगाल का विभाजन, चाहे लेफ्ट का उभार और चाहे ममता बनर्जी के हाथों उस लेफ्ट का धराशायी होना, हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए बिग बंग स्टोरी हर बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे ललन टॉप के हर प्लेटफॉर्म पे। अगर हमारा पहला एपिसोड देखना चाहें तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।